गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कराएंगे साख निर्माण का क्या अर्थ है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि साख निर्माण का क्या अर्थ है। साख निर्माण का क्या अर्थ है, इससे पहले हम क्लियर करेंगे कि क्रेडिट क्या होता है या साख क्या होती है। क्रेडिट क्रेडिट जो शब्द है इंग्लिश का शब्द है, इनकी जो साख है, साख जो शब्द है उसको इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं, और जो कि लैटिन भाषा के क्रेडो CREDO क्रेडो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विश्वास। साख का मतलब विश्वास कि हमारी मार्केट में कितनी साख है, यानी कि उस विश्वास शब्द से लिया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि साख निर्माण का क्या अर्थ है और व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, साख निर्माण, देखो सबसे पहले तो ये भी क्लियर कर ले कि साख का निर्माण कौन करते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है कि साख का निर्माण कौन करते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं या केंद्रीय बैंक करता है। तो क्लियर सी बात है कि साख का निर्माण व्यापारिक बैंक करते हैं। साख निर्माण व्यापारिक बैंकों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक बैंकों के गौण जमाओं द्वारा साख विस्तार की प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पूछा गया कि साख निर्माण का क्या अर्थ है। तो जो साख निर्माण है व्यापारिक बैंकों के गौण जमाओं द्वारा साख विस्तार की प्रक्रिया है। बैंक यह प्रक्रिया प्राथमिक जमाओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक जमाओं तथा नकद कोष के अनुपात के आधार पर पूरी करते हैं। बैंकों के पास लोगों की छोटी छोटी बचतें जमा होती हैं, जिन्हें लोग चेक द्वारा निकलवा भी सकते हैं। इन्हें मांग जमा कहते हैं। इन्हीं जमाओं को प्राथमिक जमाएं भी कहते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि मांग जमाएं क्या होती हैं और अर्थात प्राथमिक जमाएं क्या होती हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठी करते हैं, छोटी छोटी राशि इकट्ठी करते हैं और बैंक में अपना बचत खाता खोल लेते हैं और उस बचत खाते में जा कर के अपने पैसे जमा करा देते हैं। और जब हम पहली बार जो पैसे जमा कराते हैं बैंक के अंदर अपना खाता खोल करके, तो वो क्या होती हैं, हमारी मांग जमाएं होती हैं, क्योंकि मांग के द्वारा या चेक के द्वारा हम उस पैसे को वापस मांग सकते हैं, इसीलिए इसको मांग जमा कहते हैं। और इन्हीं जमाओं को प्राथमिक जमाएं भी कहते हैं, क्योंकि हमने पहली बार बैंक में जमा कराई हैं, ये हमारी क्या है, प्राथमिक जमाएं हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया है कि जब लोग अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें अपनी बचतें जमा कराते हैं तो वो प्राथमिक जमाएं होती हैं या मांग जमाएं होती हैं। ये हमारा इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि जो वाणिज्यिक बैंकों की जो मांग जमाएं हैं, जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी जो मांग जमाएं हैं, उनके नकद कोष से कई गुना अधिक होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि जो भी उनके पास नकद कोष होता है, उनके खजाने में कम से कम जो राशि जमा होती है उससे मांग जमाएं कई गुना होती हैं। मान लो नकद कोषों की राशि 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, यानी कि बैंक के पास नकद रुपये 1000 रुपये है, तो मांग जमाएं 10,000 रुपये होंगी। ये 10 गुना तक हो सकती हैं। वैसे तो ये अंदाजे से हम बता रहे हैं क्योंकि ये CRR पे डिपेंड करता है, लेकिन 10 गुना होगी ये मांग जमाएं। ये 5 गुना भी हो सकती हैं और 20 गुना भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये सब कैसे होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए हमने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए, हमने अपने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए और बैंक क्या करता है कि जो हम पैसा जमा कराते तो दूसरे लोगों को उधार दे देता है। लेकिन हमने तो 1000 रुपये जमा कराए हैं बैंक में, कितने कराए हैं,
1,000 रुपये, और बैंक 10,000 रुपये तक उधार दे देता है। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये जमा कराए, लेकिन बैंक उन 1,000 के बदले में 10,000 उधार दे देता है। ये कैसे होता है? ये तो एक तरह से एक जादू हो गया कि भाई 1,000 रुपये तो उसके पास हैं और वो 10,000 रुपये तक उधार दे देता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर यही चीज़ हमने देखनी है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और यही जादू दिखाने अब हम जा रहे हैं कि किस प्रकार से होगा, कैसे वो 10,000 रुपये तक दे सकता जब उसके पास केवल 1,000 रुपये हैं। तो इसके बारे में अब बात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो पहले से हम मानकर चलते हैं या अनुभव के आधार पर मान लिया जाता है। देखिएगा, बैंकों को अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर यह पता है कि सभी जमाकर्ता अपनी जमा राशि को एक साथ नहीं निकलवाएंगे। देखो बच्चों, जो बैंकों का जो अनुभव होता है ना, वो 50-60 वर्ष का होता है। अब 50-60 वर्ष तक का जो अनुभव क्या कहता है कि जो भी ग्राहक है जो आपके पास पैसा जमा कराने आते हैं, वो सभी ग्राहक एक साथ पैसा नहीं निकालेंगे, वापस नहीं निकालेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सामान्यतः जमाकर्ता अपने जमा राशियों का 10% ही निकालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, केवल 10% के आसपास ही निकालेंगे। देखो, वह 10 का 12 भी हो सकता है, लेकिन लगभग 10% ही निकालते हैं। ये भी जमा का मतलब जो बैंक का विश्वास है कि वो लगभग 10% ही निकालते हैं, बाकी पैसा बैंक में ही उनका पड़ा रहता है। इसीलिए बैंक कुल जमा का 10% ही अपने पास रखते हैं। इसे CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, या नकद अनुपात कहते हैं, जो बैंक अपने पास रखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है 10% हो CRR, ये 15% भी हो सकता है, ये 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 10% लगभग 10% के आसपास है। यदि CRR 10% है, तब 1,000 रुपये की नकद के आधार पर 10,000 के ऋण उधार दे सकता है बैंक। यानी कि केवल 1,000 रुपये उसके पास जमा है और 10 गुना तक उधार दे सकता है। इसका सूत्र है, जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है कि मांग जमाएं बराबर है 1/CRR मल्टीप्लाई नकद कोष, कैश रिजर्व। तो ये फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए, अभी इन्होंने बताया था कि CRR 10% है, तो 1/10% और गुणा में 1,000। तो ये देखिएगा 10% का मतलब है बटे में 100 आ गया, और ये 100 उलट जाएगा तो 1,000 को हमने 100 से गुणा किया और 10 से डिवाइड किया, यानी कि 0 से 0 कट गई। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 10,000। यानी कि किस पे डिपेंड किया? CRR पे। और 1/CRR क्या है? साख गुणक है। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको समझने की कोशिश करना। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि बैंक ऋण की राशि कभी भी नकदी के रूप में नहीं देते, ये हमें मानकर चल रहा है। और ये हकीकत भी है कि जो बैंक है, कभी भी अगर आप लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, तो कभी भी नकद रूप में नहीं देगा, बल्कि जो ग्राहक है उसका एक खाता खोल देगा बैंक, और उसके अकाउंट में ही डाल देगा। उसका अकाउंट बैंक में ही है और उसके अकाउंट में उस पैसे को डाल देगा। तो ये 4 पॉइंट थे ये, कि किस प्रकार से ये जादू होता है कि भी 1,000 रुपये बैंक के पास जमा है और 10 गुना तक उधार वो दे देता है। इसी को साख का निर्माण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, व्युत्पन्न जमाएं तथा गौण जमाएं। देखो बच्चों, व्युत्पन्न जमाएं तथा गौण जमाएं। गौण जमाएं उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। देखिएगा, बैंक क्या करते हैं? उधार देते हैं। देखो, हम लोग, जनता क्या करती है कि अपनी छोटी छोटी वस्तुएं इकट्ठी करती है और बैंक में जमा करा देती है, तो वो मांग जमाएं होगी, प्राथमिक जमाएं होगी। लेकिन बैंक का क्या काम है कि वो जिन लोगों, ज़रूरतमंद लोग उसके पास जाते हैं उधार लेने के लिए, तो उन लोगों को बैंक उधार दे देता है। तो देखिएगा, गौण जमाएं उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है या उधार पैसा दिया जाता है।
तो इन्हें भी उनके खाते में मांग जमाओं के रूप में दिखाया जाता है। तो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि बैंक क्या करता है, जिन लोगों को पैसा उधार देता है उनका खाता खोल देता है और उनके खाते में वो जमाएं दिखाई जाती हैं, तो मांग जमाओं के रूप में दिखाया जाता है। तो देखिएगा, पहली बार लोगों ने हमारे बैंक में खाता खोला, जिस बैंक में खाता खोला वो प्राथमिक जमाएं हैं, और जब बैंक उनमें से कुछ पैसा रख करके नकद कोष में और बाकी आगे उधार दे देता है, वो फिर दोबारा से मांग जमाएं बन गई। तो वो दोबारा से जो मांग जमाएं बनी ना, वो व्युत्पन्न मांग जमाएं हैं। तो देखिएगा, संक्षेप में प्राथमिक जमाएं बैंकों के पास जमाकर्ता की बचते हैं, जबकि गौण जमाएं ऋण की सूचक हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि व्युत्पन्न जमाएं या गौण जमाएं कौन सी हैं। गौण जमाएं उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इन्हें भी उनके खाते में मांग जमाओं के रूप में दिखाया जाता है, और ये कौन सी जमाएं होगी, व्युत्पन्न जमाएं या गौण जमाएं। यानी कि जो प्राथमिक जमाएं हैं, पहली बार बचतकर्ताओं ने छोटी छोटी बचतें बैंक में जमा कराई, वो प्राथमिक जमाएं हैं, उनको प्राथमिक जमाएं कहते हैं। और जब उनका कुछ प्रतिशत बैंक अपने पास रख करके बाकी आगे उधार दे देता है, तो उन जमाओं को क्या कहेंगे, गौण जमाएं कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि प्राथमिक जमाएं बैंकों के पास जमाकर्ता की बचते हैं, जबकि गौण जमाएं ऋण की सूचक हैं। अब आप देखेंगे साख सृजन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जो साख निर्माण है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो बच्चों, वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक जमाओं का एक निश्चित भाग नकद कोष में रख कर शेष राशि ऋण के रूप में उधार दे देते हैं। देखिएगा, जो वाणिज्यिक बैंक है, प्राथमिक जमाओं का एक निश्चित भाग, जो भी पहली बार जमाएं आई है उनका एक निश्चित भाग नकद कोष में रख करके शेष राशि ऋण के रूप में उधार दे देते हैं। ऋणियों को यह राशि नकद न दे करके, देखो अभी हमने ऊपर बताया था कि उसका खाता खोल दिया जाता है, उसका बैंक में खाता खोल करके उसमें डाल दी जाती है, जिसे व्युत्पन्न जमा कहा जाता है। इसका एक निश्चित अनुपात अपने पास रखकर बैंक उसे फिर से ऋण के रूप में उधार दे देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्युत्पन्न जमाएं शून्य ना हो जाएं, अर्थात अधिशेष कोष समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पर इस तालिका के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि बैंक किस प्रकार से साख निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो देखो बच्चों, क्रेडिट क्रिएशंस बाय बैंक्स, तो इसमें एक टेबल बनाई गई है, यहाँ पर आप देखेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले राउंड है प्राथमिक जमा, नकद कोष और गौण जमा। पहला जो चरण है या पहला जो राउंड है उसमें क्या है, देखिएगा 1000 रुपये लोगों ने बैंक में जमा कराई और इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक जमा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 रुपये जमा कराई हैं, और बैंक क्या करता है, इसके बाद आप देखेंगे बैंक ने क्या किया। हमने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए, बैंक ने क्या किया कि उसका 10%, यानी कि देखो 1000 का 10% हो गया 100 रुपये, नकद कोष में रखा ये 100 रुपया, और बाकी जो गौण जमा कितनी रहेगी, 900 रुपये। यानी कि 100 तो बचा लिया, एक तरफ रख दिया, और 900 रुपये आगे उधार दे दिए। तो देखो दूसरे चरण में देखना, बैंक ने क्या किया कि 900 रुपये उधार दे दिए आगे, तो दूसरे चरण में। और अब अगली बार क्या हुआ कि 900 रुपये उसने उधार दे दिए, तो मांग जमा के रूप में लिख दिए हैं, और 900 रुपये का 10% यानी कि 90 रुपये यहाँ पर नकद कोष में रख लिया, और उसके बाद जो गौण जमाए हैं वो 810 रुपये हो गई। अब धीरे धीरे देखना, फिर वो क्या करेगा कि 810 रुपये भी, 810 रुपये जो गौण जमाए हैं उसको क्या करेगा कि उसका केवल 10%
नकद कोष में रखेगा यानी 81 रुपये और बाकी फिर आगे उधार दे देगा, यानी कि ये गौण जमाएं हैं। तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है ये तब तक चलती रहेगी जब तक जो ये गौण जमाएं हैं यानी कि ये कम होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले 1000 से इसमें से 100 माइनस किया, फिर 900 होगी, 900 में से हमने फिर 10% माइनस किया, 810 होगी, और 810 में से फिर 10% माइनस किया तो 729 रुपये होगी। यानी कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये जीरो ना हो जाती, यानी कि ये जीरो नहीं हो जाती तब तक ये चलेगा। और इस प्रकार से 1000 का, अगर 1000 के अंदर जैसे हमने जोड़ा 900, 810, इस प्रकार से आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 10,000 रुपये। कैसे कि देखिएगा 1000 में से 100 माइनस किया, फिर हमने 900 आ गया, फिर 810, फिर 729, और इस पर धीरे धीरे चल करके टोटल कितने हो जाएंगे 9,000, और 1000 ऊपर है हमारा। यहाँ पर ये टोटल लगातार जुड़ते जुड़ते 9,000 और 1000 ऊपर यानी कि 10,000। इसका क्या मतलब है कि जो साख निर्माण की प्रक्रिया है कि केवल 1,000 रुपये जमा करा करके बैंक में और 10,000 रुपये तक का उधार दिया जा सकता है, इसी को साख निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं, या कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो देखो बच्चों कुल साख निर्माण कितना हुआ, कुल साख निर्माण कितना हुआ, तो 1/CRR, यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ मल्टीप्लाई कैश रिजर्व, कैश रिजर्व, तो ये हो गया। अब हमने देखा, हमने अंदाज़ा लगाया था कि भाई हम 10% मानकर चलते हैं कि जो CRR है वो 10% है। तो यहाँ पर आप देखो CRR 10% है और फॉर्मूला है कि 1/10% गुणा 1,000, क्योंकि नकद कोष हमारे पास क्या है 1,000 है। कुल साख निर्माण कितना हुआ 1/CRR गुणा नकद कोष, यानी कि 1/10% गुणा 1,000 बराबर है 10,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 10,000, यानी कि 1,000 रुपये जमा कराने पर 10,000 रुपये का निर्माण, साख का निर्माण हो गया, यानी कि 10,000 रुपये तक बैंक उधार दे सकता है। तो ये समझ में आ गया ना जादू कि 1,000 रुपये जमा होने पर वो 10 गुना तक उधार दे सकता है। तो प्यारे बच्चों जो साख गुणक जो है उसका फार्मूला आप ज़रूर याद कर लें। साख गुणक यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर, मांग जमाएं बटे नकद कोष, ये ध्यान से देखेंगे। अब आप देखेंगे कि जो साख निर्माण जो है, साख का जो निर्माण है साख गुणक पर निर्भर करता है, साख गुणक पर निर्भर करता है, और साख गुणक CRR पर निर्भर करता है। तो बच्चों अर्थात प्राथमिक जमा जितने अधिक होंगे, प्राथमिक जमाएं यानी कि लोगों की बचत ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अधिक होंगे, और नकद कोष जितने कम होंगे यानी कि नकद कोष में कम से कम रखें, प्राथमिक को जमाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, तब साख निर्माण उतना ही अधिक होगा, यानी कि साख का निर्माण उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये था हमारा क्रेडिट क्रिएशंस की साख का निर्माण कौन करते हैं, तो व्यापारिक बैंक करते हैं, और ये इस पे डिपेंड करता है कि CRR कितना है। देखो बच्चों जो CRR है कैश रिजर्व रेशो है, अगर वो 10% तो हमने देखा 10,000 रुपये तक का वो साख निर्माण कर सकते। अगर ये 20% है, इसका मतलब है कि बैंक के पास 20% CRR जरूर रखना पड़ेगा और बाकी का 80% दिया जा सकता है। तो ये देखिएगा कि जितना CRR ज़्यादा होगा नकद कोष, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जितना ज़्यादा होगा नकद कोष उतना ही साख निर्माण कम होगा, और ये आप देखेंगे 1/20%। अब आप यहाँ पर देख लेंगे और गुणा में वही करेंगे हम 1,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 रुपये तक का साख निर्माण होगा। इसी की जगह पर अगर मान लीजिए CRR 5% है, अगर 5% है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/5 और गुणा में क्या आ जाएगा 1,000, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5% है, ये कम से कम है, तो 20,000
साख निर्माण हो जाएगा। अगर 20% है तो 5,000 हो जाएगा। यानी कि देखो CRR पे डिपेंड करती है ये चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि भाई साख निर्माण क्या है, साख निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशंस कौन करता है, व्यापारिक बैंक करते हैं, हमेशा व्यापारिक बैंक करते हैं। कभी भी केंद्रीय बैंक साख का निर्माण नहीं करता है, वो साख का निर्गमन करता है, मुद्रा का निर्गमन करता है और साख का नियमन भी करता है, साख को कंट्रोल भी करता है, साख को नियंत्रित करता है। लेकिन साख का निर्माण केवल व्यापारिक बैंक करते हैं। ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।